चैप्टर थर्ड मेटल्स एंड नॉनमेटल्स का लेक्चर नंबर 5 हम डिलीवर करने जा रहे हैं और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे मेटलर्जी के बारे में, कैसे आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और कह सकते हो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था और इसे आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। छोटा सा एक टॉपिक रह जाएगा, दैट इज कोरोजन, वो भी हम जल्दी कर लेंगे। बट ऐसा मानो चैप्टर लगभग खत्म हो गया है। अब आप मुझे आज जरूर कमेंट करना कि सर आप नए चैप्टर को स्टार्ट करो या फिर हम रिवीजन सीरीज को स्टार्ट करें। जल्दी से मुझे बताना ताकि आप सबके मिड टर्म के एग्जाम्स को मैक्सिमम यहां पर ले जा सके और आप सब इस मिड टर्म में मैक्सिमम स्कोर करो। हर कोई बच्चा कमेंट जरूर करना, रिवीजन चाहते हो या न्यू चैप्टर। अगर न्यू चैप्टर तो कौन सा। बाकी इससे पहले इस चैप्टर के 4 लेक्चर्स अपलोड हैं, उसे करके ये करना और मजा आएगा। साथ में इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, चैप्टर सेकंड एसिड सॉल्ट, चैप्टर थर्ड मेटल्स एंड नॉनमेटल्स, चैप्टर 5, चैप्टर नंबर 6 ये सब कुछ खत्म कर चुके हैं। बस आपको बैठ के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बहुत कुछ सीखना है इस टॉपिक में। एंड यस, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, इस लेक्चर यहां से स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, एंड दैट इज अकरेंस ऑफ मेटल्स। अभी तक आपने क्या सीखा कि आपके जो मेटल्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के। आपने ये भी देखा कि आपका मेटल्स कैसे नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, रिएक्टिविटी सीरीज को जाना। अब इन सब चीजों को यूज करके इसको साइड पे रखो। अब ये सोचो कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा। एग्जाम्पल समझो, मेरे पास मान लो ये एनसीईआरटी की बुक है, मैंने आपको एक वर्कशीट दी, मैंने कहा बच्चा उस सारे वर्कशीट के जो आंसर्स है ना वो आपको यहां मिल जाएंगे, यहां से ढूंढ के करो। वही आज का क्वेश्चन है कि मेटल्स ठीक है इतने सारे हैं, मेटल्स मिलते कहां से हैं, सोर्स क्या है, और सोर्स अगर पता भी चल जाए तो उसे वहां से निकाला कैसे जाएगा, और करते करते कौन कौन से वो स्टेप्स हैं, और बाद में जाकर उसको यूज किया जाएगा। तो आपका मिलने से लेके आपका यूज करने तक कुछ ना कुछ प्रोसेस होता होगा, और उन सबको हम जानेंगे बहुत ही डिटेल पर। ऐसे मान लो ये आपके इस चैप्टर का एक अलग सा वेटेज है, और इसे करने के बाद पूरा चैप्टर लगभग खत्म। फिर छोटा सा एक टॉपिक रह जाएगा, दैट इज कोरोजन, उसको भी अलग से डिस्कस कर लेंगे। और इस तरीके से केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हमारे हो जाएंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। डन है क्या? अपनी एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, हर एक लाइन आपके एनसीईआरटी से ली गई, आ जाओ। सबसे पहले आप सब जानते हो बेटा, हमारे पास अर्थ है, बोलो हाँ। एक रफ फिगर बनाया जाए अर्थ का, लो हम पृथ्वी को ड्रॉ कर सकते हैं और ये अर्थ है। अर्थ की जो ये आपके पास लेयर है, ये जो आपकी हार्ड लेयर है, इसे क्या कहा जाता है? एंड दिस इज कॉल्ड सी, और सी बोले तो आपको क्रस्ट, इसे क्रस्ट कहा जाएगा। और इसी क्रस्ट पे आपके बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं। अब आप मुझे बताओ, आपने ये भी सीखा था अलग अलग मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिविटी है। कुछ मेटल्स अकेले रहना पसंद करते हैं, कुछ कंबाइंड स्टेट पे रहते हैं। तो आप क्या देखोगे, द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स है, और यहीं से आपको मेनली आपको सारे मेटल्स मिल जाएंगे। और आपने ये भी सीखा होगा जो सी वाटर है, सी वाटर के अंदर बहुत सारा सॉल्ट डिसॉल्व है, पढ़ा जाए। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड, आपका NaCl है। बताओ कौन सा मेटल है बच्चा? आपका Na। कौन सा नॉन मेटल? Cl से मैग्नीशियम क्लोराइड, बोलो आपका MgCl2 है। और आप सोचो मुद्दा क्या बेटा, आपका NaCl है, मुझे आपका Na चाहिए, दैट्स इट। मतलब मुझे आपके पास एक कंपाउंड मिल गया। अब वो कैसे मिलेगा वो अलग बात है। सोर्स क्या बच्चा? आपका सी वाटर है। सी वाटर के अंदर ही बहुत सारे आपके सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं, वहीं से आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करोगे। पक्की बात है, वो सीखने से पहले आप ये भी सीखोगे कि कौन सा मेटल्स किस स्टेट पर पाया जाता है। डन डनाडन बोलो ये सुनो क्या। अब आप मुझे बताओ, मैंने बोला कि ये आपके पास अर्थ का क्रस्ट है और मैं कुछ यहां पर स्पॉट बनाता हूं। मान लो मैंने बोला कि चलो कॉपर को ढूंढने चलते हैं। आई रिपीट, चलो कॉपर को ढूंढने चलते हैं। मैंने क्या देखा, मुझे यहां कॉपर मिला, मुझे यहां पर कॉपर मिला, मुझे यहां पर कॉपर मिला, मुझे यहां पर कॉपर मिला। 100% है क्या? अब मैंने बोला कि यहां पर कॉपर जो है ये कंपाउंड की फॉर्म पे है, ठीक है। तो मान लिया जाए 70% है। यहां पर आपको जो भी कंपाउंड है उसमें 70% आपका कॉपर है। और यहां बात की जाए बेटा, बोलो क्या, मान लो आपका 30% है, और यहां पर आपका 40% है, और यहां बच्चा आपका मान लो 60% है। चलेगा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, ये जो आपके कंपाउंड है, और आप देखोगे कभी कभी वो अकेले भी होते हैं। जब वो अकेले होंगे तो एलिमेंट कहेंगे, और जब किसी के साथ दोस्ती कर रखी है, जैसे एग्जांपल मैंने बोला बच्चा आपका ZNO। आप बताओ जिंक अकेला है या कंपाउंड की फॉर्म पे है? एंड दैट इज कंपाउंड की फॉर्म पे है। मान लो वैसे ना कि जिंक अकेला है तो ये आपका एलिमेंट्स है। तो ऐसे एलिमेंट्स और ऐसे कंपाउंड जहां से आपको वो मेटल्स मिलेगा
उसे क्या कहा जाएगा? बी फास्ट, उसे कहा जाएगा मिनरल्स। क्या बोलोगे बच्चा? इसको मिनरल्स कहा जाएगा। तो ये जो मैंने ब्लैक स्पॉट किए हैं, क्या इसको मैं मिनरल्स कह सकता हूं? यस सर, ये भी मिनरल 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 और मिनरल है। पक्की बात है कि पढ़ा जाए। द एलिमेंट्स और कंपाउंड, बोलो ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड जो कि अर्थ क्रस्ट पे आपके नेचुरली पाए जाते हैं, इसी को आपका कहा जाएगा। बोलो कि आपका जल्दी से, आर नोन एज, हाँ जी सर, आर नोन एज आपका मिनरल्स। इन्हीं को मिनरल्स का नाम दिया जाएगा। ठीक है, अब आप बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह बताओ, अगर आप एक्सट्रैक्शन करने निकले हो उस मेटल्स को ऑब्टेन करना, ये सारे मिनरल्स हैं, या मान लो ए बी सी डी सारे मिनरल्स हैं, आप कहां से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना पसंद करोगे? बी फास्ट, कहां से? सर ऑब्वियस सी बात है, जहां उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो ये ऐसा मिनरल है जहां से मैं कॉपर को एक्सट्रैक्ट करूंगा वही प्रॉफिटेबली, क्योंकि सबसे कर सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट का होगा यहां पर। तो ये ऐसा मिनरल है जहां से उस मेटल को प्रॉफिटेबली हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब इसको मिनरल से थोड़ा सा एक अच्छा नाम दो, एक स्पेशल दर्जा दो, एंड दैट इज कॉल्ड ओर्स। जल्दी बच्चा, ओर मतलब मैं इसको कॉपर का ओर कह दूंगा, क्योंकि यहां पर कॉपर का परसेंटेज बाकी से ज्यादा है। इसका मतलब सारे मिनरल्स हैं, बट वो मिनरल जहां से आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड ओर। तो बताओ, क्या सारे ओर्स मिनरल्स है? हां जी सर, पर सारे मिनरल्स ओर्स नहीं है। वो मिनरल जहां पर उस पर्टिकुलर मेटल का परसेंटेज ज्यादा है, उसे क्या कहा जाएगा? यस सर, उसी को कहा जाएगा आपका ओर। 100% आ जाओ। देखो, ऐसा मिनरल, वी फास्ट, ऐसा मिनरल दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, जैसे हमने यहां देखा, और यहां से मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। ऐसे मिनरल्स को किसका नाम दिया जाएगा? ओर्स का नाम दिया जाएगा। पक्की बात है? यस सर। तो आपने सीखा मिनरल्स के बारे में, आपने सीखा ओर्स के बारे में। अब आप मुझे बताओ, जब आपकी बॉल मान लो ग्राउंड पे खो गई और उसको आप ढूंढने निकले हो, अब जब बॉल को लेके आओगे तो आपको क्या लगता है? बॉल बिल्कुल मस्त प्योर स्टेट पर होगा? ऑब्वियस सी बात है, उसमें डस्ट लग जाएगा, सैंड लग जाएगा, मतलब उसमें गंदगी आ जाएगी। सेम वैसे ही जब आप मेटल्स को आप एक्सट्रैक्ट करते हो, आपको क्या लगता है? मेटल्स वहां पर सिर्फ मेटल ही होगा? नहीं, मेटल का कंपाउंड तो है और साथ में कुछ इंप्योरिटीज भी होंगी, कुछ गंदगियां भी होंगी, इसको आपको निकालनी पड़ेंगी। पक्की बात है? यस राजो, द इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर विच हैज टू बी सेपरेटेड, उसको अलग करना पड़ेगा ताकि मैं उस मेटल को वहां से ओर से आपका एक्सट्रैक्ट कर सकूं। डन डना बच्चा? यस। और इसी इंप्योरिटीज को गैंगियो पार्टिकल्स कहते हैं। डन है बच्चा? मतलब जो ओर के साथ साथ, मान लो आपने यहां से निकाला 70% से, और इसके साथ जो भी इंप्योरिटीज होंगी उसी को आप गैंगियो कहेंगे। 100% है। और ऐसी केमिस्ट्री जो कि मेटल्स के एक्सट्रैक्शन से डील करेगी, इसको आप मेटलर्जी के नाम से जानोगे। बी फास्ट, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो डील करती है किससे? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और किस फॉर्म पे? इम्प्योर की प्योर बच्चा? प्योर फॉर्म पे, फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो आपका बोलो क्या है? सबसे पहले आपको वो मिनरल्स, उसमें किसमें ज्यादा परसेंटेज है? ओर्स। जो गंदगी है आपका गैंगियो, और वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करना प्योर स्टेट पर, इसी को कहा जाएगा मेटलर्जी। तो आप कह सकते हो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेटलर्जी पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% है कि चलो क्या अब यहां पर आ जाओ। चलो, और शुभ काम पे देरी कतई मत करना। टेलीग्राम का चैनल सब अच्छे बच्चों की तरह ज्वाइन कर लेना। चलो बेटा, अब यहां पर बी फास्ट एवरीवन। अब ये समझना बहुत जरूरी है, अगर मुझे क्लासरूम में सब बच्चों के फेवरेट फूड को लेके आना है तो उनसे पूछना पड़ेगा, भाई आपका क्या है? आपका क्या बच्चा? आपका क्या है? वैसे ही आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के जो स्टेप्स हैं, क्या सबके लिए सेम होंगे? ना जी ना। अलग अलग मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। जैसे आप देखो, ये कौन सी सीरीज थी बेटा, और आपकी जो सीरीज थी वहां से मैंने कुछ कॉमन मेटल्स को ले लिया है, एंड दिस इज कॉल्ड द, यू कैन से, एक्टिविटी सीरीज है। आपने देखा था ना रिएक्टिव सीरीज है, वैसी बच्चा यहां पर इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर एक्सट्रैक्शन को डन करेंगे। पढ़ा जाए, जल्दी से बोलो। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटीज। अलग अलग मेटल्स की बच्चा रिएक्टिविटीज अलग अलग होती है। अब आप मुझे बताओ, जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वो आराम से बैठना पसंद करेगा या लोगों से इंटरेक्ट करना? सर सिंपल से है, जो बहुत कम बोलता है, जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है, वो अकेले बैठना पसंद करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड फ्री स्टेट।
लेकिन जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, लाइक सोडियम, लाइक कैल्शियम, लाइक मैग्नीशियम, क्या ये अकेले बैठना पसंद करेंगे? नहीं। तो क्या वो एलिमेंट की फॉर्म पे पाए जाएंगे? नहीं सर, वो कंपाउंड्स की फॉर्म पे पाए जाएंगे। पढ़ा था आपने? बोलो क्या पढ़ा था बीफा जल्दी से? ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड उसे मिनरल्स कहते हैं। सेम बच्चा आप देखोगे जो ज्यादा रिएक्टिव वाले मेटल्स हैं, जो ऊपर ऐसे एग्जांपल ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो कभी भी ये आपको फ्री स्टेट पर पाए नहीं जाएंगे, कभी फ्री स्टेट पर नहीं होंगे। बट जो नीचे की आपका सिल्वर और गोल्ड है, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव है, इसीलिए आपके ज्यादातर ये फ्री स्टेट पर पाए जाते हैं। फ्री स्टेट को आप नेटिव स्टेट भी कह सकते हैं, पढ़ा जाए वी फास्ट। फॉर एग्जांपल गोल्ड सिंबल Au, आपका सिल्वर Ag, प्लैटिनम का सिंबल Pt और कॉपर है। कॉपर कभी कभी आपको कंबाइंड स्टेट में भी नजर आता है। आर लीस्ट रिएक्टिव एंड आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। पूछा जा सकता है व्हाई? तो बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव। और जो कॉपर है बच्चा, देखा कॉपर, जो यार कॉपर है, ये बी फास्ट, ये कॉपर जो है, ये कभी कॉपर और सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट है। ये जो कॉपर है और आपका सिल्वर है, हालांकि ये लो रिएक्टिव बच्चा, बट कभी कंपाउंड स्टेट में पाई जाते हैं, मतलब ये किसी दोस्ती करके बैठे हैं। आज दिया सल्फाइड और ऑक्साइड, और मतलब ऐसे जिंक है, बी फास्ट जिंक है, जिंक, तो जिंक मान लो अगर आपको ऐसे मिलेगा, जिंक हो गया आपका Zn, आपका बीफास, आपका ES। अब बताओ ये कंबाइंड स्टेट है कि नहीं बच्चा? जिंक ऑक्साइड कंबाइंड है, और सेम जिंक सल्फाइड कंबाइंड स्टेट है पक्का। बट ये जो आपके ऊपर के हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पढ़ा था ना, काना कालू मांगे आलू जान, फिर 5 बार हाँ क्यों, हाँ जी आज आऊं पटना, याद है? सब कुछ फ्लो पे देखते चलना, आ जाओ पढ़ा जाए। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, लाइक आपका पोटेशियम, लाइक आपका सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आर सो रिएक्टिव, कभी फ्री स्टेट पर पाए जाएंगे? नहीं सर, कभी नहीं। तो यहां पर 3 कैटेगरी बना दी है, एक वो जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, एक वो जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, एक जो बहुत कम रिएक्टिव है। ये आपका हाई इन द एक्टिविटी सीरीज, लो, और ये आपका बीच पर पाई जाएगी, मॉडरेटली रिएक्टिव है पक्का ना। तो ये वाले आपको हमेशा कंबाइंड स्टेट पे नजर आएंगे, ये भी आपको कंबाइंड स्टेट पर, और ज्यादातर किसकी फॉर्म पे होते हैं? या सल्फाइड की फॉर्म पे, या आपका ऑक्साइड की फॉर्म पे, या आपका कार्बोनेट की फॉर्म पे। मतलब मान लो अगर जिंक ऐसे है, ये जिंक ये आपका ऑक्साइड की फॉर्म पे है, ये जिंक आपको सल्फाइड की फॉर्म पे, ये जिंक आपको कार्बोनेट की फॉर्म पे है। उसके बाद उस जिंक ऑक्साइड से मैं कैसे जिंक को ऑब्टेन करूंगा, इसी को मेटलर्जी कहा जाता है पक्का बच्चा। पढ़े बोलो कैसे? आपका जिंक, आपका Fe, आपका Pb और कॉपर है, ये सब अच्छा बोलो क्या है? ये आपके मिडल में है, मिडल में है। तो ये आपके अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म पे पाए जाते हैं बच्चा? जल्दी से, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। क्या बोला? ओ सुप्रीम कोर्ट, ओ सुप्रीम कोर्ट, ओ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। ओ से ऑक्साइड, एस से आपका सल्फाइड और सी से आपका कार्बोनेट है। 100% है क्या? तो यहां से आपने क्या कर दिया बच्चा? आपने मेटल्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया। पहला बोलो क्या है? मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम और मेटल्स ऑफ हाई। कौन सा मुझे बताओ ज्यादातर फ्री स्टेट में पाए जाते हैं? ये वाले। कौन से कतई नहीं पाए जा सकते बच्चा? ये वाले। मजा आ रहा है क्या? अभी डोंट वरी, अभी सब कुछ अभी आपको आएगा, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कस करके जाऊंगा, बस आप पढ़ते चलो, आ जाओ ठीक है। अब यहां पर अगर चाहे वो आपका हाई रिएक्टिविटी हो, चाहे वो आपका मीडियम रिएक्टिविटी हो, चाहे वो आपका लो हो, आपके पास यहां कुछ स्टेप्स हैं, उसी स्टेप्स को ध्यान से देखते पढ़ा जाए। स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका? एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। मतलब जो आपका पहला स्टेप था ना, आपको ऐसा ओर ढूंढना है जहां पर उस मेटल का परसेंटेज सबसे ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। दूसरा, आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, और एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वो समझाया हुआ है। तीसरा, अब आपको जो मेटल मिल गया है वो कौन से स्टेट पर होगा? इम्प्योर। उस इम्प्योर को क्या करना पड़ेगा? प्योर, एंड दिस इज कॉल्ड रिफाइनिंग। वी फास्ट इसको रिफाइनिंग कहते हैं। मतलब आप इम्प्योर को प्योर कर रहे हो। क्या सभी को आया? एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स है। 100% है क्या? हाँ जी सर, पढ़ा जाए। तो सबसे पहला वो ओर है, आपने कॉन्सेंट्रेशन किया, इस कॉन्सेंट्रेशन पे आप क्या करोगे? आपने वो और ढूंढा जहां सबसे ज्यादा परसेंटेज है, और यहीं पर आपने क्या किया बच्चा? यहीं पर आपने जो है वो जो गैंगियो था ना, गैंगियो जो इंप्योरिटीज था उसको आपने रिमूव किया। उसके बाद 3 कैटेगरीज आ जाती है। कौन कौन सी बेटा? हाई, आपकी मिडल, जो लो वाले, और ये आपके मॉडरेटली रिएक्टिव है। अब जल्दी से आप आ जाओ।
तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो मीडियम वाले होते हैं ओ सुप्रीम कोर्ट, बोलो ओ सुप्रीम कोर्ट है। ध्यान देना, मान लो जिंक ऑक्साइड है और आपके पास ये जिंक सल्फाइड है और ये जिंक कार्बोनेट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेटल्स को कहां से एक्सट्रैक्ट करना आसान है, यहां से। बी फास्ट। मेटल के ऑक्साइड से मेटल को ऑब्टेन करना आसान है। क्या करना है, इसके पास ऑक्सीजन है, अगर मैं इसका रिडक्शन करवा दूं तो इसमें से ऑक्सीजन चला जाएगा। अरे लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या था, रिडक्शन ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या मिल जाएगा बच्चा, जिंक मिल जाएगा। डन है क्या, वैसी है। तो हमेशा ना अगर आपके पास ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं, तो वो आपके अगर सल्फाइड के ओर में है और कार्बोनेट की ओर में। एग्जांपल अगर मैं जिंक की बात करता हूं, मान लो जिंक आपका कार्बोनेट की फॉर्म पे है या बच्चा आपका जिंक जो है आपका सल्फाइड की फॉर्म पे है। डन है क्या, आपको क्या ध्यान देना है, जिसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन अवेलेबल है, जिंक कार्बोनेट है, इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसको हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये जो आपके पास कार्बोनेट का ओर था, इसको आपने क्या करना है, ऑक्सीजन के एब्सेंस पे हीट करना है। तो आप क्या देखोगे, ये आगे आ जाओ सब, एक एग्जांपल देखो। ये आपके पास जिंक का कार्बोनेट है, बोलो हाँ जल्दी से। इसको आपने हीट किया तो आप देखोगे वो कार्बोनेट से क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। आप देख पा रहे बच्चा यहां पर क्या हुआ, ध्यान से देखो कि जो मेटल का कार्बोनेट था, आपने क्या किया, मेटल के कार्बोनेट को आपने चेंज कर दिया किस में बेटा, मेटल के ऑक्साइड में। कोई पूछे क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैंने कहा था ना, इट इज इजियर टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम द मेटल ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है। तो आपने करना क्या बच्चा, उसको हीट करना है। बोलो द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द लिमिटेड एयर। मतलब आपको ऑक्सीजन नाक के बराबर देना है, इसको लैक ऑफ ऑक्सीजन भी आप कह सकते हो। तो वहां पर क्या होगा, वो अपना यस कार्बोनेट से ऑक्साइड बन जाएगा। और इसी प्रोसेस को आपने कहना है सी से, बोलो क्या आपका कार्बोनेट, और सी से आपका कैल्सिनेशन। यहां से बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज कैल्सिनेशन, मेटल के कार्बोनेट को मेटल के ऑक्साइड में बदलना बाय हीटिंग इन द लिमिटेड एयर। इसी को बच्चा बोलते हैं आपका कैल्सिनेशन। दिख रहा बच्चा, जिंक कार्बोनेट क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड है। तो ध्यान देना, अब यहां पर एक और तरीका सल्फाइड वालों के लिए। अगर मान लो जिंक सल्फाइड है, ध्यान से यहां देखो, आपके पास जिंक सल्फाइड है ना, सल्फाइड को आप ऑक्सीजन दे के हीट कर रहे हो। मतलब यहां पर जो आपके पास सल्फाइड है उसको आप हीट कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो देखो जिंक सल्फाइड से क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड। मैंने कहा था चाहे कार्बोनेट हो चाहे आपका सल्फाइड हो, आपका काम क्या बच्चा, उसको ऑक्साइड में चेंज करना है। और वही हमने यहां पर किया, कार्बोनेट को किया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, या लैक कह सकते हो अच्छा, और यहां पर आपने सल्फाइड को ऑक्साइड बनाया और उसको अपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे हीट किया। और इसी प्रोसेस को जहां पर क्या किया आपने बेटा, मेटल के सल्फाइड को, बोलो मेटल के सल्फाइड को यू आर कन्वर्टिंग इनटू द मेटल का ऑक्साइड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड रोस्टिंग। जल्दी से बोला जाए बेटा, रोस्टिंग पढ़ा जाए। द सप्लाइड ओर, जो आपका सप्लाइड नहीं सल्फाइड, द सल्फाइड ओर्स आर converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air, बोले तो आपका O2, and this process is called roasting। आया बच्चा सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि बताओ कि व्हाट इज कैल्सिनेशन, व्हाट इज रोस्टिंग। तो यहां से समझो हमने क्या सीखा कि अगर आपके पास मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी है तो अगर कार्बोनेट होगा उसका कैल्सिनेशन करवाना है, अगर वो सल्फाइड का और होगा तो रोस्टिंग करवाना है। और दोनों से क्या मिलेगा आपको, ऑक्साइड। आपको मेटल का देखो, चाहे ध्यान दो, चाहे यहां इसकी बात करो रोस्टिंग की, चाहे कैल्सिनेशन की, आपको क्या मिल रहा है, ऑक्साइड। डन बच्चा बाड़ी, आपने क्या मिल गया, बोलो ऑक्साइड है। और जैसे ही आपको ऑक्साइड मिले उसका क्या करवा दो, रिडक्शन। क्योंकि अगर मेरे पास मेटल का ऑक्साइड है उसका आप रिडक्शन करा दोगे तो आपको मेटल मिल जाएगा। डन है बच्चा बाड़ी, यस सर। और जो आपको मेटल मिला है वो कैसा होगा, इम्प्योर, और इम्प्योर को क्या करना पड़ेगा, प्योर। एंड द लास्ट स्टेप इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स है। अभी हम किसका पढ़ रहे हैं बच्चा, अभी हम मीडियम वाला पढ़ रहे हैं, फिर इसको पढ़ेंगे और फिर हम इसको पढ़ेंगे और लास्ट में रिफाइनिंग, और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्या सभी को आया? देखो मैंने क्या बोला, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी,
दो चला गया, एक आपके पास कैल्सिनेशन और एक आपका रोस्टिंग है। कैल्सिनेशन पे मेटल के सी से कैल्सिनेशन और सी से आपका बी फास्ट, सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट है। तो आपने जो कैल्सिनेशन पे कार्बोनेट को सल्फाइड ऑक्साइड बनाया और जो रोस्टिंग में आपने सल्फाइड को ऑक्साइड, और जैसी ऑक्साइड मिला आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिडक्शन के बाद आपको मेटल मिला और मेटल को अपने इंप्योर स्टेट था उसको प्योर करके रिफाइनिंग कर दी, आपका प्योर बन गया। दैट्स इट। चलेगा बच्चा बाड़ी? हाँ जी सर। तो क्या ये सभी को रट गया? आ जाओ अब यहां पर आ जाओ। जो लोअर रिएक्टिविटी वाले बेटा, लोअर रिएक्टिविटी बहुत आसान है। आपको इंप्योर ज्यादातर फ्री स्टेट पे होते हैं, ज्यादातर फ्री स्टेट पे होंगे। तो अगर फ्री पर है क्या करना है, सिर्फ आपके फ्री है वो इंप्योर होंगे, प्योर कर दो, रिफाइनिंग कर दो। बट अगर 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 वो सल्फाइड ओर की फॉर्म पे है, कुछ कुछ होते हैं सल्फाइड ओर की फॉर्म पे, जैसे आपका सिल्वर सल्फाइड है तो सल्फाइड है, सेम स्टेप से आपने रोस्टिंग किया, रोस्टिंग से वो क्या बन जाएगा, मेटल का ऑक्साइड बन गया। एंड यस आपने रिडक्शन करवाया और यस आपने लास्ट में आपने रिफाइनिंग करा दी। क्या सभी को आया? यस सर। अब यहां पर आ जाओ। जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं वो नहीं मानते, वो रिडक्शन से नहीं मानेंगे, वो तो मानेंगे इलेक्ट्रोलिसिस से। कहते हम भैया ये कैल्सिनेशन सल्फाइड हमारे काम का नहीं है, ये रोस्टिंग हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ेगी। तो एग्जाम में अगर आया कि जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी वाले हैं उनको कैसे आपका ऑब्टेन किया जाएगा, आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है। और किसका, उसका ओ लेना है, वही मॉल्टन फॉर्म पे। व्हाट इज मॉल्टन? सेमी सॉलिड। कुछ याद आया? जैसे मान लो मेरे पास NaCl है, बोलो हाँ ये NaCl है, डन है कि बेटा, इसका आपको मॉल्टन फॉर्म लेना है, मॉल्टन फॉर्म। तो उस केस में क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा बेटा, आपका Na+ और आपका Cl- है। सॉलिड नहीं लेना, ना सॉलिड लेना है ना सोल्यूशन लेना है, इसका मॉल्टन फॉर्म लेना है। यू कैन से सेमी सॉलिड है। पक्की बात है बच्चा? यस सर। इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे हाई वाले का, जो मॉडरेट है उसका कैल्सिनेशन या आपका रोस्टिंग, और जो लो वाले हैं वो फ्री स्टेट या फिर आपका रोस्टिंग। क्या ये सभी को अच्छे से आ गया? अगर ये आ गया तो आधी बात तो अपने यही खत्म कर दी। अब जल्दी से यहां पर आ जाओ। तो हमने क्या सीखा बच्चा, जो आपके एक्टिविटी सीरीज के मिडल में है वो किस फॉर्म पे पाए जाते हैं, जैसे आपका आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, ये मॉडरेटली आपके रिएक्टिव हैं और ये ज्यादातर आपके सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स की फॉर्म पे पाए जाते हैं। तो ध्यान देना, चाहे वो आपका सल्फाइड्स हो चाहे वो आपका कार्बोनेट्स है, आपको उसको ऑक्साइड में बदलना पड़ेगा। और ऑक्साइड के लिए जो सल्फाइड है, देखो मैंने यह कैसे याद किया हुआ है, सल्फाइड के पास ऑक्सीजन नहीं है तो इसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, बट जो कार्बोनेट है उसके पास O दिख रहा है तो इसको लैक ऑफ ऑक्सीजन है। तो इस वाले केस में आपने क्या किया, सल्फाइड को ऑक्साइड बनाया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और इसमें कार्बोनेट को ऑक्साइड बनाया इन द लिमिटेड एयर। 100% है क्या? उसके बाद आप दोनों केस में क्या देखोगे, जल्दी से देखो, दोनों केस में क्या देखोगे, आपके पास यहां भी ऑक्साइड है और ध्यान देना ये साथ में क्या बन रहा है बच्चा, सल्फर डाइऑक्साइड, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है। ये आपके ये गैस टॉक्सिक होता है, ये गैस टॉक्सिक होता है। डन है क्या बच्चा? ये तो आपका बाई प्रोडक्ट है, मुझे इससे मतलब नहीं है, ये तो गैस है, ऊपर उड़ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपको मेटल का ऑक्साइड मिला, बड़ो मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया जाएगा। और रिड्यूस कौन करेगा? अब देखो ये जिंक ऑक्साइड था, बोलो हाँ, आपका जिंक ऑक्साइड था, इसको आपने कार्बन से रिएक्ट करवाया, कार्बन आएगा और जिंक को यहां से हटा देगा और जिंक प्लस में आपका CO, दैट इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका बोलो क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको याद है लाइव प्रोसेस में डिस्कस किया था, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। क्या सभी को आया बेटा? हाँ जी। और ये जो आपके पास ये है कार्बन, क्या मैं इसको आपका रिड्यूसिंग एजेंट कह सकता हूं? यस सर। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। पढ़ा जाए, मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक आपका कार्बन। और चेक करो, जिंक ऑक्साइड से जिंक बना, ये बोलो बच्चा क्या है आपका, रिडक्शन, और ये क्या आपका ऑक्सीडेशन। पढ़ा था ना, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद क्या हो जाते हैं, आपके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्या ये आपको एग्जैक्टली रट गया बच्चा? हाँ जी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, लोअर रिएक्टिविटी वाले की। ध्यान से देखो, तो जो लोअर रिएक्टिविटी वाले, पढ़ा जाए एक्सट्रैक्टिंग, आपको एनसीईआरटी में एज इट इज मिलेगा, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज है। अब पहले बच्चे मुझे बताओ, जो आपके एक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं वो आपके रिएक्टिव बच्चा के अनरिएक्टिव? अनरिएक्टिव है। तो ज्यादातर ये तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, बट अगर मान लो ये कंबाइंड स्टेट पर है, मैंने कहा था बेटा अगर सल्फाइड की स्टेट पर है तो उसको रोस्टिंग करानी पड़ेगी। सल्फाइड को ऑक्साइड बनाने के लिए क्या करते हैं, आपका रोस्टिंग करते हैं। अच्छा, तो हमने क्या किया, देखो आपके पास देखो HGS है, ये क्या मरकरी का सल्फाइड है? यस सर। और इसका नाम ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनाबार।
ये सब नोट कर लो, सिनाबार एक मार्क्स के एमसीक्यू में आया हुआ है। इसका फॉर्मूला HGS होता है। और कोई पूछे किसका और है, इसके पास Hg ना बेटा, ये किसका और है बताओ, ये मरकरी का और है। एग्जाम में आया हुआ है कि सिनाबार किसका और है, और देखो तो सिनाबार इज एन और ऑफ मरकरी। तो मुझे क्या दिखा, HgS से खुद सोचो, मेरे पास सल्फाइड है, मैं क्या करूंगा, मैं सल्फाइड को जुगाड़ लगाऊं कैसे ना कैसे ऑक्साइड बन जाए। तो आपने क्या किया बेटा, देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया। मैंने कहा था जब सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो जो आपका सल्फाइड क्या बन जाएगा, ऑक्साइड, और प्लस में आपका ये बाई प्रोडक्ट है जो टॉक्सिक गैस है आपका, ये बन गया HgO। तो क्या ये मेटल का ऑक्साइड है, हाँ जी सर। और मरकरी के बारे में एक बात आपने बहुत ध्यान से पढ़ी थी, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट पर पाया जाता है। सर यहां पर क्यों सॉलिड बेटा, क्योंकि बेटा मरकरी के साथ ऑक्साइड है। डन बच्चा, पढ़ा जाए, पढ़ के लिखा। देखो हमने क्या देखा, सबसे पहले इसको आपने एयर में हीट किया, इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड आपका, और Hg यहां प्लस का 2 हो जाएगा। डन डन बेटा, बोलो हाँ यस। अब देखो आपके पास HgO है, और यहां कुछ सीखने का है। सबसे अच्छी बात क्या बेटा, आप कुछ नोटिस कर रहे हो, आपने इसको हीट किया, बोलो हां, क्या आपने यहां पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट दिया, नहीं सर। ये अपने आप से हीट करने पर देखो ऑक्साइड से मेटल बन गया। क्या ये रिडक्शन हुआ, यस सर, इससे ऑक्सीजन चला गया। इसमें आपने रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं दिया, ये अपने आप से बच्चा रिड्यूस हो गया, और इसी को कहा जाता है ऑटो रिडक्शन। बी फास्ट, ऑटो रिडक्शन का नाम दिया जाएगा। मतलब जहां पर आपके पास ऑक्साइड था वो अपने आप से क्या बन गया, मेटल बन गया। और ये आपका Hg क्योंकि लो रिएक्टिव बेटा, अगर ये हाई होता तो शायद मुझे क्या देना पड़ता, अगर ये हाई होता तो मुझे यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट देना पड़ता, बट मुझे क्या यहां पर देना पड़ा, नहीं सर। पढ़ा जाए देखो, मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज द रिड्यूस्ड टू मरकरी ऑन फर्दर हीटिंग एंड दिस इज कॉल्ड ऑटो रिडक्शन। क्या इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ये सिनाबार इंपॉर्टेंट है, खत्म। क्या और बाकी जो बहुत लो है, जैसे एग्जांपल ये, जैसे बच्चा आपका ये है, कौन सा बेटा, ये वाले, ये आपके पास जो है ये रहा Ag और Au। अगर ये सल्फाइड है तो रोस्टिंग करा दो, और बाकी फ्री स्टेट है कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर फ्री स्टेट है, क्योंकि लो रिएक्टिव बच्चा ज्यादा फ्री स्टेट पे होते हैं, बस आपको उसे रिफाइन करना है। क्या सभी को आया, हाँ जी सर, आगे बढ़े, और यहां पर बच्चा आ जाओ। अब ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने क्या देखा, यहां पर आपने किसका इस्तेमाल किया था, कार्बन का, और एक कार्बन की प्योर फॉर्म है, तो कार्बन की प्योर फॉर्म को आपने पढ़ा होगा, इसे कोक कहते हैं बच्चा, कोक है। डन है क्या। अब ध्यान से देखो बच्चा कि आपको साफ साफ बोला गया है बिसाइड्स यूजिंग कार्बन, ठीक है, आप कार्बन का यूज कर रहे हो, कार्बन को यूज करने के अलावा आपने कार्बन का यूज क्यों किया, आपने मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, उसमें से ऑक्सीजन को छीनने के लिए। कभी कभार हम क्या करते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज करते हैं। सर ये कैसे कर सकते हैं, आप मुझे बताओ। अगर मेरे पास कोई मेटल, एग्जांपल मेरे पास यहां पर कोई ये है Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड है, और आपने यहां पर Al लिया, तो क्या Al Fe से ज्यादा रिएक्टिव है, बी फास्ट, Al Fe से ज्यादा रिएक्टिव है सर, तो क्या Al इसको डिस्प्लेस कर देगा, हाँ जी देखो कर दिया बेटा, ये इसको डिस्प्लेस कर दिया, और आपका Al और दोस्ती कर दी। तो अगर यहां पर कई केस में जिस तरह आपने यहां पर कार्बन का इस्तेमाल किया था, वैसे ही बच्चा बोलो कि हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे आपके ये सोडियम और कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब आपके बोलो क्या है, ये आपके पास ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं, सामने वाले में से ऑक्सीजन को छीन लेंगे। आपको एग्जांपल दिया हुआ है, पढ़ो जगह है, ये आपके पास MnO2 है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 चलेगा बच्चा। Mn से देखो, Mg आपका मैग्नीशियम होता है, और आपका Mn आपका मैग्नीज होता है। देखो आपके पास मैग्नीज ऑक्साइड है, और आपने Al से रिएक्ट करवाया, तो Al जो है मैग्नीज से ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसने मैग्नीज को बाहर कर दिया, और यहां पर Al और O, बी फास्ट, Al और O ने दोस्ती कर दी बेटा, प्लस का 3 और माइनस का 2, क्या बना, जल्दी बोलो क्या बना, आपका Al2O3 बना। और यहां पर आप मानोगे नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक है कि आपके पास देखो इतना हीट बनेगा कि जो आपका मैग्नीज बना है, देखो वो मेल्ट हो गया है, वो आपका लिक्विड की फॉर्म पे, इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक। कोई पूछे क्यों आपको मैग्नीज लिक्विड स्टेट पे पाया गया, तो आप क्या कहोगे, सर यहां पर वो मेल्ट हो गया। सर ये क्यों नहीं हुआ, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, मेटल के ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है। तो यहां से क्या सीख रहे हो, जिस तरह आपने कार्बन का यूज, मतलब कोक का यूज किया था रिड्यूस करने के लिए, आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज कर सकते हो। अब आपसे पूछ रहा है यहां से, आप बेटा से बी फास्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ये रिएक्शन देख के सीबीएसई ने बहुत बार पूछा है, बताओ कौन सा सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा सब्सटेंस आपका रिड्यूस हुआ है, बहुत बार पूछा है। देखो MnO2 से Mn बना, साफ दिख रहा है ऑक्सीजन गया, तो ये आपका रिड्यूस हुआ है। Al से Al2O3 बना बच्चा, ये ऑक्सीडाइज है, ये रिड्यूस है और ये आपका ऑक्सीडाइज है। बी फास्ट, ये रिड्यूस है, ये आपका ऑक्सीडाइज है। और ध्यान दो, जो ऑक्सीडाइज होता है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिड्यूस होता है बेटा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। 100% है। और लो एक और क्वेश्चन, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है? यस सर। एक ऐसा रिएक्शन जहां पर साइमल्टेनियसली अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है उसी समय दूसरा क्या हो जाए, रिड्यूस, तो इसी को कहा जाता है, बोलो क्या रिडॉक्स रिएक्शन है। कर लोगे ना, देखो क्या पढ़ो, These displacement reactions are highly exothermic, इतना हीट बनता है कि आपका जो मेटल्स यहां मिलेगा वो आपको मॉल्टन मतलब सेमी सॉलिड स्टेट में मिलेगा। अब एक और एग्जांपल है जहां पर क्या क्या देखो बच्चा, यहां पर ना आप देखोगे Fe का चार्ज प्लस का 3 है, तो इसको फेरिक ऑक्साइड कहेंगे। अब फेरिक ऑक्साइड प्लस में Al, बी फास्ट, फेरिक ऑक्साइड प्लस में Al है, तो यहां पर Al Fe को डिस्प्लेस करेगा, बोलो हाँ, और Al2O3 बनेगा, और यहां इतना हीट बनेगा कि जो Fe बना है, व्हाट इज Fe? व्हाट इज Fe बच्चा? आयरन। जो आपका आयरन बना है वो आपका मेल्ट हो जाएगा। तो अगर आयरन मेल्ट है तो मान लो अगर कोई मशीन ब्रोक हो रखी है, कोई मशीन है ये यहां से ब्रोक हो गई, ये यहां से टूट गई, तो अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा जुगाड़ लगा दूं कि ये रिएक्शन करवा सकूं, तो क्या आपका Fe बनेगा, और Fe आपका मॉल्टन स्टेट पर है, तो क्या ये जो मशीन का ब्रोकन पार्ट है क्या इसको जोड़ सकते हैं? यस सर। तो ये बोला गया, देखो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? बी फास्ट, इस रिएक्शन का स्पेशल नेम है थर्मिट रिएक्शन। बोलो क्या? थर्मिट रिएक्शन। और इस थर्मिट रिएक्शन की वजह से जो Fe बना है उससे आप जो रेलवे ट्रैक जो ब्रोकन हो जाते हैं उसको ज्वाइन भी कर सकते हो। बी फास्ट कुछ ऐसा देखा चल पढ़, बी फास्ट बच्चे देखो, दिस इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स है, और दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। बार बार आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन बच्चा मैं क्यों करवा रहा हूं, आप मानोगे नहीं। हम बहुत जल्दबाजी करते हैं कि जल्दी जल्दी चैप्टर हो जाए, नहीं यार, आराम से करो, बट सारी बातें करो, ताकि ऐसा ना हो कि आप पूरे साल मेटल्स एंड नॉनमेटल्स पढ़ रहे हो, बट अचानक से एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन, तो वहां बच्चे का दिमाग खराब होता है कि मैंने पूरी तैयारी करी है, क्योंकि एनसीईआरटी से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए बार बार आपको एनसीईआरटी की बार बार स्क्रीनशॉट लेकर समझाया जा रहा है। डन। और मुझे पता आप करोगे क्या दोनों रिएक्शन आया। अब आप अच्छे बच्चों की तरह इस रिएक्शन में ना मुझे बताओगे, जैसे आपने यहां बताया था, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। अगर बताया मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। अब यहां पर आ जाओ, चलो क्या आपने क्या देखा, आपने देखा जो हम एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे थे वहां पर आपने इसका जुगाड़ लगा दिया, आपने इसका भी जुगाड़ लगा दिया। हम इसका जुगाड़ पढ़ने जा रहे हैं कि जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो हम अब सीखने जा रहे हैं। आर यू ऑलरेडी? हाँ जी सर। पढ़ा जाए। टॉपिक बेटा क्या है? एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स। हम ऐसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि आपके टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज है, लाइक सोडियम, लाइक पोटेशियम, लाइक आपका मैग्नीशियम, लाइक आपका कैल्शियम। चलेगा बेटा? यस। आ जाओ। देखो आप बताओ कोई सोचे सर एक काम करो ना, अगर मेरे पास सोडियम का ऑक्साइड है प्लस में कार्बन है, लो कार्बन आएगा ऐसे, तो जैसे ही कार्बन इसके पास आएगा एन तो क्या बोलेगा, चला जाए यहां से ना, मरे मेरे पास आ रहा है, मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, मेरी दोस्ती ऑक्सीजन से तेरे से ज्यादा है। अब आप खुद सोचो ना, यहां पर ये जो कार्बन था, ये जो कार्बन है, ये इसको रिड्यूस क्यों कर पा रहा है? क्योंकि कार्बन का ऑक्सीजन से जुड़ने की जो कैपेसिटी है, जो बाइंडिंग ताकत है, वो ज्यादा है जिंक से। बट अगर इसके पास जाएगा बेटा तो आपको पता है रिएक्टिव ज्यादा है, तो क्या ये आपका अपने ऑक्सीजन खोएगा? नहीं। देखो क्या लिखा, देखो दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। कार्बन के साथ हीट करोगे तो क्या रिड्यूस होगा? नहीं सर। तो ऐसे में क्या किया जाए? ये बदमाश है, अगर ये बदमाश है तो आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, बताना मत किसी को, टॉर्चर करेंगे। आ जाओ। तो हमने क्या सीखा बेटा? फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आपका एल्यूमिनियम टू द रिस्पेक्टिव मेटल से। अगर कोई पूछे बताओ यहां पर MgO है, प्लस में कार्बन है, आप हीट करो, क्या इसकी हिम्मत है इसको रिड्यूस करेगा? नहीं सर, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? देखो पढ़ा जाए, दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी। व्हाट इज एफिनिटी? कंबाइनिंग पावर फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। तो इसकी दोस्ती इससे ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, इसकी सी। These metals are, अब इसको किस तरीके से हटाया जाएगा बेटा? अब देखो मुझे पता है कि ऑक्साइड को हटाना है,
तो इसको कहीं ना कहीं मुझे एक्सट्रैक्ट करना जरूरी है, और जिस तरीके से मैं करूंगा, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक क्यों आया बच्चा? क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करोगे। रिडक्शन क्यों आया अभी आप समझोगे कि रिडक्शन क्यों कहा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इसको ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा? एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपने मैग्नीशियम है, बोलो हाँ, तो आपने MgCl2 लेना है। इसका क्लोराइड सेम अच्छा CaCl2। आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है बेटा वो आपका NaCl का है, हम उसी को पढ़ने वाले हैं और आपके एग्जाम में यही आता है। तो सबसे पहले ध्यान दो, उसका मोल्टन क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है। मोल्टन क्या होता है? सेमी सॉल्ड। आपको याद होगा, अगर मैं NaCl का एक्वेस सोल्यूशन लूंगा, चैप्टर सेकंड को याद करो, अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराऊंगा ना, कुछ याद आया बेटा? अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा दूंगा तो आपका क्या बन जाता है? याद है? क्लोरअल्कली आपका बनेगा NaOH प्लस में आपका Cl2 प्लस में। क्या मुझे तो Na चाहिए था, मुझे क्या मिल गया बेटा? तो ऐसे में इसको सोल्यूशन मत लेना बेटा, मुझे मोल्टन स्टेट पर लेना है। मोल्टन क्या है? सेमी सॉलिड, क्योंकि मोल्टन स्टेट पर जो Na और Cl है वो फ्री हो जाते हैं, मतलब Na प्लस बन जाता है और Cl माइनस बन जाता है। अब यहां पर आ जाओ, कैसे किया जाएगा ध्यान दो। ये आपके एनसीईआरटी का फिगर नहीं है, बट सीखो, ये यहीं से आपको दिया जाएगा। मजा आने वाला, बहुत मजा आने वाला। देखो आ जाओ, सब ध्यान दो। ये आपके पास बैटरी बेटा, और यहां पर एक इलेक्ट्रोड ये रहा और एक इलेक्ट्रोड ये रहा, जो एक आपका प्लस से कनेक्ट है, ये सॉरी ये माइनस है बेटा, बी फास्ट। ये आपका माइनस है, छोटा वाला है, और ये आपका बड़ा वाला है। तो ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है। 100% है क्या? और यहां पर आपने बोलो क्या है? मोल्टन NaCl। आपने NaCl मोल्टन ले रखा है, तो बताओ क्या ये टूटेगा? यस सर, आपका Na प्लस बनेगा और साथ में Cl माइनस है। टारगेट क्या है? मुझे Na को ऑब्टेन करना है। बी फास्ट, टारगेट बच्चा बोलो क्या? Na को मुझे कैसे भी ऑब्टेन करना है। अब ऐसे में आप मुझे बताओ, अब यहां पर ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, इसको आपने प्लस से लगा दिया, जो प्लस से लगा दिया, तो बताओ इस वाले इलेक्ट्रोड में आपका अगर ये प्लस है, अगर ये प्लस वाला है, तो यहां पर बच्चा कौन आएगा? प्लस की तरफ कौन आएगा? माइनस वाले। और ऐसा इलेक्ट्रोड जहां माइनस वाले आएंगे इसे कहा जाएगा एनोड। बी फास्ट, इसको एनोड का नाम दिया जाएगा, क्योंकि एनोड क्या होते हैं बेटा? एनोड कुछ आपको याद है बेटा? जहां पर आपके पास एनायंस आएंगे, एनायंस। आई रिपीट, एनोड बोलो क्या है? जिसकी तरफ एनायंस आएंगे उसका नाम एनायंस है, और जिसकी तरफ कैटायन जाएगा वो कैथोड है। तो अब बताओ बेटा, एनायंस क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा बेटा? प्लस की तरफ। तो ये प्लस वाला है, तो इसको क्या मैं एनोड कह दूं बेटा? फर्स्ट, ये आपका एनोड है। और यहां जाएगा कैटायंस। कैटायंस क्या होते हैं? प्लस वाले जाएंगे माइनस की तरफ, तो ये माइनस होगा बी फास्ट, तब इसको माइनस से लगाया गया है, और ये आपका कैथोड है। एक एनोड है और एक कैथोड है। हम देखते हैं कि आपको मेटल कहां मिलेगा। अब आप मुझे बताओ, ये आपका NaCl था, ये टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस है। ये जो Na प्लस है, बी फास्ट, ये जो Na प्लस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तभी तो प्लस है, और इसके पास माइनस है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को ले लूं, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो ये चाहेगा इलेक्ट्रॉन्स मैं दे दूं। अब खुद सोचो, आपके पास अगर ये माइनस, ये अगर आपके पास बी फास्ट जल्दी से, अगर ये मेरे पास बेटा ये आपका एनोड है ना, ठीक है, अगर ये प्लस वाला है, अगर ये प्लस वाला है, इसकी तरफ कौन आएगा? आपका Cl माइनस आएगा कि Na प्लस आएगा? सर ऑब्वियस ही बात है, प्लस वाले की तरफ कौन आएगा? Cl माइनस है। इसका मतलब जो Cl माइनस है वो कहां जा रहा है? कैथोड, एनोड पे। आपका एट एनोड, जल्दी बोल बेटा, एट एनोड क्या होगा? ये Cl माइनस इसके पास जाएगा और क्या बोलेगा? ये आगे यहां पर बेटा बी फास्ट, और Cl माइनस अपने जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को खो देगा। ये माइनस है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इसे खो दिया आपने ऐसे। डन बच्चा? सेम एक और Cl आया, बेटा, उसने क्या करा? जाके ये खो दिया, प्लस में आपका इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ ये Cl और Cl क्या बन गया? ये Cl और Cl क्या बन गया बच्चे? पीफा जल्दी बोलो, ये Cl और Cl क्या बन गया? ये बन गया आपका पीफा Cl2। ये आपका क्लोरीन गैस बन गया, जल्दी से Cl2। तो आप देखोगे मुझे यहां पर Cl2 गैस नजर आएगा। और ये क्या हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? आपका ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाएगा, नोट कर लो, ऑक्सीडेशन। कि जब इलेक्ट्रॉन्स को खोया है, इसका उल्टा कर दो, एक होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसे कहा जाएगा रिडक्शन। अब बताओ यहां क्या होगा? यहां पर Na प्लस जाएगा, क्योंकि ये माइनस वाला बेटा, फर्स्ट ये माइनस वाला है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, तो Na बोलेगा अरे मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो आप बोलो एट कैथोड, बी फास्ट, एट कैथोड क्या हो जाएगा? आपके पास Na प्लस
और ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां था, इसको है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां भी है, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्या बन जाएगा, Na, दैट्स इट। तो इस कैथोड पे आपको क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना क्या कहलाएगा, आपका रिडक्शन। अब मुझे आप बताओ बच्चा, क्या इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया, यस सर। क्या वो टूटा, हाँ जी सर। तो क्या नाम दोगे, इलेक्ट्रोलिटिक। और आप देख पा रहे हो रिडक्शन की वजह से आपको क्या मिला बच्चा, मेटल मिल गया। तो आपको Na यहां मिल गया, दैट्स इट। इतना कुछ आपके एनसीईआरटी पे नहीं है, बस इतना दिया हुआ है कि आपके पास जो उसका क्लोराइड है, ये आपका NaCl है, ये आपका सोडियम का क्लोराइड है, ये मॉल्टन फॉर्म पे इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा दोगे तो टूट जाएगा और कैथोड पे आपको क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा। ये बदतमीज है ना, इसको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ा बच्चा, दैट्स इट, खत्म, और कुछ नहीं। ये रिएक्शन नोट करना, एक ये वाली बच्चा नोट कर लेना, और एक ये, और एक ये, आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है, इसलिए हमने डिस्कस किया। तो आपने क्या सीखा बच्चा, जल्दी बोलो। कि जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं इनका इलेक्ट्रोलिसिस, जो मीडियम वाले हैं उनका क्या करवाना पड़ेगा, यस, आपके कार्बोनेट का कैल्सिनेशन, सल्फाइड का रोस्टिंग, और जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं ये ज्यादातर फ्री स्टेट पर होते हैं, अगर वो फ्री स्टेट में नहीं है तो उसकी रोस्टिंग करा दो, अगर वो सल्फाइड की फॉर्म पे है तो खत्म बच्चा। तीनों एग्जाम में ये आएगा, मैक्सिमम चांस इसके और इसके होते हैं, और इसको डबल टिक कर लो, ये ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि यहां टॉपिक ज्यादा हो जाएगा। क्या सभी को आया बच्चा, हाँ जी सर, बोलो क्या बात है। अब आप मुझे बताओ बच्चा, जो आपके पास कुछ क्वेश्चन करते हैं उसके बाद आ जाओ, इनमें से कौन से मेटल्स को आपका इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, उसके क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस करने से हम पाएंगे वही मॉल्टन स्टेट पर। सिंपल सी बात है, जो ज्यादा रिएक्टिव है बताओ कौन है बेटा, Na तो है, यस सर। कैल्शियम भी है, ये तो नहीं है बेटा, ये भी नहीं है बेटा। तो फर्स्ट एंड सेकंड एसिड जब पढ़ लोगे ना, तो मेरे ख्याल से देखो एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई क्वेश्चन होगा मिस होगा। आगे आ जाओ, पढ़ो। एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपने क्या देखा था अच्छा आपका, कि जो आपके पास ये प्लस है, प्लस की तरफ कौन आता है, प्लस की तरफ कौन आएगा बच्चा, आपका एनायन ना, तो आपका ये एनोड है, एनोड प्लस वाले होते हैं, और कैथोड की तरफ कैटायंस आएगा, ये आपके माइनस वाले होते हैं। पढ़ो, पॉजिटिवली कैथोड, कह रहा कैथोड बड़ा गलत है, नेगेटिवली एनोड ये आपका गलत है, पॉजिटिवली एनोड यस, और ये ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ इज द राइट आंसर। बच्चे ने बहुत कंफ्यूज होते हैं, नोट कर लो। बच्चे सोचते सर आप मुझे बताओ, आप मुझे बताते हो कि जो एनायंस होते हैं वो आपके नेगेटिवली चार्ज है और कैटायंस आपके बच्चा पॉजिटिवली चार्ज है। बिल्कुल सही पढ़ा आपने सर। अभी बच्चे ने एनोड को एनायन, नहीं ध्यान दो, एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिसकी तरफ माइनस आएगा। सोचो माइनस किसकी तरफ आएगा, प्लस ना, तो इसकी तरफ आ रहा है तो ये ध्यान रखना, तो ये प्लस होगा। कैटायन किसकी तरफ जाएगा बेटा, कैथोड की तरफ। अब खुद सोचो ना, कैथोड पक्का माइनस होगा तभी तो प्लस आ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोनों को एक साथ रिलेट मत करना, एनोड वो है जिसकी तरफ एनायन आ रहा है, कैथोड वो है जिसकी तरफ कैटायन आ रहा है। कॉल लोगे, यस सर कॉल लेंगे। आज जो बेटा चलो क्या है, अब यहां पर इस चैप्टर का आप कह सकते हो लास्ट टॉपिक है, कोरोजन का टॉपिक बचेगा, मैं उसको अलग से करा दूंगा। आप ये मानो कि चैप्टर खत्म हो गया, उसको मैं अलग से टाइम ले करा दूंगा, ठीक है। अब बोलो क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, सिंपल सी भाषा में कि इम्प्योर को प्योर कर रहे हो, बट छोटा सा टॉपिक है, इम्प्योर को छोटा टॉपिक है, बट बहुत सीबीएसई पूछ लेती है, पढ़ा जाए। द प्रोसेस ऑफ प्योरिफाइंग इम्प्योर मेटल्स इज कॉल्ड बच्चा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स है, इसी को रिफाइनिंग कहते हैं। अब यहां पर जो रिफाइनिंग आपके एनसीईआरटी पर है और जो हमें सीखने बेटा, बोलो क्या है, हम कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं। मतलब कॉपर जो है आपके पास इम्प्योर फॉर्म पे है, मुझे इसे प्योर करना है। कैसे भी बेटा इसे क्या करना है बेटा, प्योर करना, हम वही सीखने जा रहे हैं। आर यू रेडी, यस सर। तो अब यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखो कि क्या सेटअप है, क्या क्या चाहिए होता है और कैसे होगा। अगर मान लो मुझे कॉपर को प्योर करना है, कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, तो सेम पूरा सेटअप है। मेरे पास बोलो क्या बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, मेरे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, मतलब दो आपके पास इलेक्ट्रोड होंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। और जो आपका प्लस वाला बताओ, प्लस वाला है ना, तो ये एनोड कैथोड, ये एनोड है, और ये जो माइनस वाला आपका बोलो क्या है, ये जो माइनस से, ये जो माइनस से जुड़ा होगा, माइनस से बेटा ये आपका कैथोड है, और जो प्लस से जुड़ा होगा वो आपका एनोड है। एनोड आपका क्या कैथोड, ये आपका एनोड और ये कैथोड है। प्लस माइनस को मत मानना, जो नीचे वाले से मानना है। डन बच्चा बाड़ी, यस सर। तो आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है, और नीचे आपने सोल्यूशन लेना है, और सोल्यूशन पे ध्यान देना, जो जिस मेटल को आपको प्योर करना है उसी का सोल्यूशन है। तो कॉपर को करना था, मेरे पास बोलो क्या, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, मतलब CuSO4 का सोल्यूशन है। इसका मतलब जो ये सोल्यूशन है वहां पर ये आपका CuSO4 टूट के क्या बनने वाला बेटा, आपका बनने वाला Cu2+ और साथ में आपका SO4
2 माइनस है। क्या सभी को है बच्चा? सर ये अपने आप कैसे टूट गया बेटा? क्योंकि सोल्यूशन की फॉर्म पे टूट जाते हैं, आयोनिक कंपाउंड है ना, ठीक है। अब आप मुझे बताओ बेटा, जल्दी जल्दी से मुझे बताओ यहां पर हुआ क्या है। आपके पास सबसे पहले यहां पर सेटअप है और इस सेटअप पे एक इलेक्ट्रोड है जो कि आपका बेटा एनोड है, एक कैथोड है। अब ये एनोड पे बिल्कुल ध्यान दो, इस एनोड पे ना आपने ये इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। जिस मेटल को आपको प्योर करना है, किसको प्योर करना है बच्चा? कॉपर को ना। तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास एक कॉपर की स्ट्रिप होगी ना, ये रहा, ये कॉपर है बेटा, हाँ ये कॉपर की स्ट्रिप है जहां पर आपके पास कुछ कॉपर है और कुछ कुछ आपके पास इंप्योरिटीज है। तो उसी को लेना है यहां पर, जो कि आपका थिक होना चाहिए, थिक वी फास्ट। तो आपने एनोड किसको बनाना है बेटा? आपको कॉपर जो कि इंप्योर फॉर्म पे है, मतलब कॉपर की इंप्योर स्ट्रिप आपको यहां लेनी है और कैथोड पे आपको कॉपर ही लेना है, कॉपर का प्योर फॉर्म लेना है, मतलब यहां कोई इंप्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। ध्यान दो बच्चा, जब मैं आपके कॉपर की रिफाइनिंग करूंगा तो एनोड पे मैं कॉपर लूंगा, बट उसके साथ यहां बोलो इंप्योरिटीज भी हैं, पढ़ो इंप्योर मेटल। बट जो कैथोड है वहां पर क्या लूंगा? कॉपर का प्योर। ये थिन है और ये वाला बच्चा थिक है। ये आपका सॉरी बच्चा, ये थिक है, ये आपका थिक है, थिक मोटा है, और ये वाला बच्चा आपका थिन है। शायद मैं थोड़ा सा ऊपर बोला है, ये थिक और ये आपका थिन है। क्या सभी को आया बच्चा? यस सर। अब कैसे किया जाएगा वो देखो, अभी पूरा सेटअप आया ना। आपने एनोड पे क्या लेना है? उस मेटल का इंप्योर वर्जन। इसे याद कैसे रखना बेटा? आपको छोटी शॉर्ट ट्रिक है, बोलो आई एन बोलो आपका आई एन पीसी और पीसी बोलो आई एन इन पीसी। आई से इंप्योर और एन से एनोड, पी से प्योर, सी से कैथोड। याद रहेगा बच्चा? बी फास्ट। आई से इंप्योर, एन से एनोड, पी से प्योर और सी से कैथोड। दैट्स इट। मतलब एनोड पे इंप्योर वर्जन और कैथोड पे प्योर लेना है उसी मेटल का। मान लो अगर मेरे पास जिंक को मुझे प्योर करना हो, अगर जिंक की रिफाइनिंग करनी है तो जिंक का इंप्योर, जिंक का प्योर और जिंक का सॉल्यूशन कुछ जिंक सल्फेट, ऐसे। क्या ये पूरा सेटअप आपको आगे बच्चा? हाँ जी सर। अब बिल्कुल ध्यान से देखो क्या होने वाला है, बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चा कि आपके पास ये जो सॉल्यूशन है, क्या यहां पर Cu2 प्लस और साथ में SO4 2 माइनस है? हाँ जी सर। अब होगा क्या? आपने इसको प्लस से लगा दिया, प्लस से ना, तो बताओ ये प्लस वाला, ये जो कॉपर है, यहां बहुत सारा कॉपर है, ये कॉपर है, बोलो हाँ ऐसे कॉपर, ये कॉपर है, ये कॉपर और ये कॉपर है। ये प्लस वाला क्या कॉपर से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा? यस सर, बी फास्ट। ये जो प्लस वाला है ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, मतलब कॉपर से इलेक्ट्रॉन ले लिया। बताओ अगर कॉपर से आप इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो वो Cu2 प्लस बनेगा। बी फास्ट, कॉपर से आपने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या Cu क्या बनेगा? बी फास्ट, Cu आपका Cu2 प्लस बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर, ये खींच लिया ऊपर। तो इसका मतलब यहां पर वो कॉपर की फॉर्म पे था। अब कॉपर क्या बनेगा? कॉपर आपका आयंस बन चुका है और नीचे ऑलरेडी आपके पास Cu2 प्लस है और साथ में आपका SO4 2 माइनस है। डन बच्चा? जल्दी से। तो यहां पर क्या हुआ? आपके पास जो कॉपर थे, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और कॉपर का आयंस बन गया। वो कॉपर के आयंस नीचे कूद जाएंगे। वो पूछो क्यों? वो बोलेंगे मेरे परिवार वाले तो नीचे हैं, बिकॉज पहले कॉपर था ना, अब वो Cu2 प्लस बन चुका है, अब वो सारा कूद जाएंगे। मतलब ये जो आपके पास सोल्यूशन था वहां आपको Cu2 प्लस मिलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर चले गए। पक्का ना? और आप मुझे बताओ यहां पर ये किससे कनेक्टेड है? किससे कनेक्टेड है? यस आपका बोलो माइनस से ना, तो ये माइनस 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 है। तो अब जो सोल्यूशन पे देखो यहां पर बोलो क्या बेटा? कॉपर गिरा, Cu2 प्लस गिरा। अब ये Cu2 प्लस जो गिरा है, बी फास्ट, ये जो Cu2 प्लस है वो क्या करेगा? वो कहां जा रहा है बेटा? कहां जा रहा है? वो कैथोड की तरफ जा रहा है, एट कैथोड। वो कैथोड की तरफ जा रहा है और Cu2 प्लस करते 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 इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। डन बच्चा? यहां पर कॉपर था, इलेक्ट्रॉन ले लिया, Cu2 प्लस वो कूद गया। अब वो Cu2 प्लस प्लस वाला है तो किसकी तरफ जाएगा? प्लस वाला किसकी तरफ जाएगा? माइनस की तरफ। देखो माइनस की तरफ जाएगा और वहां जाके 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके Cu बन जाएगा। क्या बात है! आप देखिए बेटा कैथोड पे क्या हो रहा है, आपके पास जो थिन स्ट्रिप थी वहां पर Cu आएगा। देखो ऐसे, ये Cu2 प्लस ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है कैथोड की तरफ। बोलो कैट, बिल्ली की तरफ जाएगी, बोलो बिल्ली की तरफ जाना। ध्यान देना, जो आपके पास प्योर मेटल इकट्ठा हो जाएगा वो बिल्ली की तरफ है। कैट के पास प्योर मेटल इकट्ठा धीरे धीरे पूरा मोटा हो जाएगा
और धीरे धीरे पतला होता जाएगा, और जैसे ही पतला होगा सारी जो इंप्योरिटीज थी वो नीचे गिर जाएंगी, है ना। ऐसे आपके बीच में इंप्योरिटीज से बेटा वो सारी की सारी नीचे गिर जाएंगी, और एनोड के नीचे कुछ मिट्टी से इकट्ठा हो जाएगा, इंप्योरिटीज आ जाएंगी, एंड दिस इज कॉल्ड एनोड मड। यही तो करना था कि आपके पास जो इंप्योरिटीज थी उसे नीचे गिराना था, और सारी की सारी आपने ये, और एनोड मड क्यों बेटा, क्योंकि एनोड पे इकट्ठा हुई है। तो हुआ क्या बच्चा, अभी फास्ट हुआ क्या है जल्दी से, कि आपके पास सबसे जैसे आपने स्विच को ऑन किया, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गया, और ये जो कॉपर था Cu2+ बनके सोल्यूशन पे गिरा, और जैसे ही सोल्यूशन पे गया वहां से Cu2+ आपके जाके किसके पास जाने बेटा, यस ये आपका कैथोड की तरफ, और कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और Cu बन रहे हैं, और धीरे धीरे आप देखोगे बाद में ये पूरी स्ट्रिप मोटी हो जाएगी कॉपर से। तो बताओ आपने क्या किया, प्योर मेटल्स को यहां पा लिया और इम्प्योर पूरा यहां गिर गया, दैट्स इट। क्या सभी को आया बच्चा, हाँ जी सर। अब देखा जाए कुछ ऐसी तो हुआ है, आपने क्या क्या देखो, ये आपका ये प्लस और ये माइनस था, कॉपर सल्फेट देखो ये Cu2+ है, और Cu2+ देखो ये, और ये जाए किसके पास, देखो अब कॉपर का आयंस देखो, कॉपर का ये Cu ये बना, अब Cu+ ना, और ये देखो Cu कहां जा रहा है, इसके पास जा रहा है। क्या सभी ध्यान से देखो, देखो सोल्यूशन गिरा आपने तब जान दो, और जो Cu2+ है वो किसकी तरफ इकट्ठा, ये कैथोड की तरफ, बस ये इंपॉर्टेंट है। आप यहां पर आ जाओ, ये सारे स्टेप्स, और ये आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, ये आपके एग्जाम पे आपको लिखना पड़ा चाहे। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल इन विच इम्प्योर मेटल को एनोड बनाया जाएगा। क्या सीखा था, IN ना, इम्प्योर को बच्चा एनोड बनाया जाएगा। डन है क्या, और थिन शीट, और आपका जो थिन है, थिक वाले को इम्प्योर, थिक वाले को इम्प्योर, थिन वाले को प्योर बच्चा। एंड यस, प्योर मेटल इज मेड द कैथोड ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। डन, और यहां पर आपका सेम सोल्यूशन लेना किसका, उसी मेटल का, मतलब आपके पास कॉपर सल्फेट। क्या चलेगा बेटा, आ जाओ। तो हमने एनोड पे क्या लिया, इम्प्योर कॉपर, कैथोड पे स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, और जो सोल्यूशन है उसका आप इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हो बेटा। जो सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो टूट जाता है, जैसे मान लो आपका ये NaCl है, अगर NaCl लोगे तो क्या बनेगा, Na+ और Cl- ना, तो ये जो आपका डिसोशिएट हो जाता है इसी को इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। क्या सभी को आया, जैसे ग्लूकोज का एक्वस सोल्यूशन है, क्या ग्लूकोज का एक्वस सोल्यूशन टूटेगा नहीं सर, तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है बेटा। और यहां पर क्या हमने क्या पूछा, हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, और उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप कुछ एसिड भी डाल सकते हो, तब इसके ऊपर नाम आया बेटा, बोलो क्या, एसिडिफाइड, कुछ एसिड भी, ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। अब ये स्टेप्स है, जैसे आपने करंट को पास करवाया इलेक्ट्रोलाइट से, जो इम्प्योर मेटल था, किससे बेटा, इम्प्योर मेटल किससे, एनोड से, वो नीचे गिरा। बी फास्ट आ जाओ, इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, और उतना ही जो आपका जितना गिरा था उतना ही बच्चा आपके पास जो कॉपर है वो जाएगा किसकी तरफ, आपका कैथोड की तरफ जमा हो जाएगा, और जो इंप्योरिटीज थी वो सारी की सारी सेटल डाउन हो जाएगी नीचे। और इधर एनसीईआरटी में देखो, जो मैंने फिगर समझाया वहां पर ये एनोड है, ये कैथोड है। एनसीईआरटी में देखो, अच्छा ये कैथोड है, ये कैथोड, बस इतना ध्यान रखना, जो मेटल्स है वो कैथोड की तरफ जाता है, बाकी सब कुछ सेम ही है, और जो गंदगी है वो एनोड पे इकट्ठा होगी। बस यहां एनसीईआरटी में अच्छा देखो क्या है, आपके पास क्या किया है, जल्दी बोलो, आपका ये थोड़ा सा जो एनोड है, एनोड ये थोड़ा मोटा होना चाहिए, ऐसे मोटा, ये दे नहीं रखा, ये थोड़ा बड़ा कर देना, और ये थोड़ा पतला होगा। क्या सभी को है, बाकी सब सेम स्टेप्स है। प्योर मेटल कहां इकट्ठा होगा बच्चा, कैथोड की तरफ है, दैट्स इट। और यहां पर हमने ये खत्म किया। तो क्या सीखा आपने, किस तरीके से इम्प्योर को हमने प्योर किया, बहुत बार पूछा जाता है, और नाम बोलो क्या, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है। आपने इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तोड़ा और उसको रिफाइन कर दिया। अब यहां पर आ जाओ बच्चा, जल्दी से बताओ, अब ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फिगर आपका यहां बता रहा है आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है। सोचो, देखो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, एनोड के नीचे एनोड मड होना चाहिए, देखो कैथोड के नीचे ये है, गलत है बेटा, एनोड के नीचे ये है, ठीक है, एनोड के नीचे ठीक है, ये है और ये, उसके बाद चेक करो, आप बताओ, कैथोड को प्लस कर रखा है, कैथोड की तरफ तो कैटाइंस आएगा, कैटाइंस प्लस होता है, तो कैथोड माइनस होगा, तो ये प्लस है बेटा, गलत है। अब यहां पर आ जाओ बेटा, बी फास्ट, देखो कैथोड को माइनस कर रखा है, और यहां Cu2+ एग्जैक्टली बच्चा जा रही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर एनोड की तरफ सी, मैंने कहा था ना, प्योर मेटल आपको कहां मिलेगा, यस सर, कैथोड पे मिलेगा, दैट्स इट। आगे बढ़े बच्चा, हाँ जी। अब मुझे बताओ, ये आपका काम है कि रिफाइनिंग, जो जिंक की अगर रिफाइनिंग करोगे तो जिंक कहां मिलेगा, दैट्स इट। बहुत सिंपल था, मुझे कमेंट करना बच्चा, मैंने कहा था ना, प्योर मेटल आपको कहां मिलता है, यस सर, कैथोड की तरफ है। चलो बच्चा यहां पर आ जाओ, अब ये काम की बात है,
जिस तरह आप सब बच्चों ने मुझे यहां पर फॉलो करके बहुत मस्त पढ़ाई कर रहे हो, वैसे ही कुछ आप मुझे यहां कर सकते हो कि आप सब मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लो। इससे क्या होगा बेटा, जो क्लास में अनअकैडमी के ऐप के अंदर कर रहा हूं, जो मेरा पेड बैच है, वो सब भी आपको मिलता चलेगा। 100% बच्चा, हाँ जी सर, और यहां देखा जाए और ये मेरा पेड बैच चल रहा है, तो आप सब मेरे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और जब भी आप ज्वाइन करोगे, यू हैव टू यूज द कोड ज्ञानी22। आप इस कोड से मेरे सब्सक्रिप्शन को ग्रैब कर सकते हो और इसी कोड से आप फ्री क्लासेस को एक्सेस भी कर सकते हो। सो व्हाट यू हैव बीन वेटिंग फॉर, ज्वाइन माय ऑनलाइन बैच, ताकि अभी तो मिड टर्म भी आने वाले बच्चा, और इसका आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन पे। ये चैप्टर खत्म मान लो, अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा वही बता दो, और साथ में कि सर नया चैप्टर मत पढ़ाओ, रिवीजन कराओ, वही बता दो बेटा। और इसका एक पार्ट रह गया कोरोजन, बीच में अलग से करा दूंगा जब भी टाइम मिलेगा अलग से, लेकिन अभी समझो कि चैप्टर खत्म हो चुका है। सो इस तरीके से हमने इसको बहुत शानदार तरीके से किया। उम्मीद करता हूं कि आपका ये पूरा चैप्टर अब खत्म हो गया हो, और मैं अब जल्दी से रिवीजन सीरीज को भी स्टार्ट कर दूंगा। एंड यस, जाते जाते आवाज नहीं आ रही, सब मिलके बोलेंगे, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष ऐसे, एबी कैसे, जे रॉक्स।